नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत अपनी सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 5 को करेगा जल्द तैनात। बीजिंग समेत तमाम चीनी शहर होंगे जद में। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन के साथ टकराव के बीच सेना के लिए इजराइल से आएंगे ये बड़े हथियार। चीनी सेना की हर हरकत पर होगी नजर। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शहनवाज हुसैन बोले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी पर ही है लोगों का भरोसा। बंगाल में भी भाजपा की जीत तय। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बंगाल में भाजपा की जीत तय है और अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारत अपनी सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 5 की करेगा जल्द तैनाती। बीजिंग समेत तमाम चीनी शहर होंगे जद में। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत अपने सबसे खतरनाक और लंबी दूरी की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को तैनात करने की योजना बना रहा है। इस इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जद में चीन की राजधानी बीजिंग, शंघाई समेत उसके सभी प्रमुख शहर आ सकते हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी पर तनाव के मद्देनजर रक्षा रणनीतिकारों ने अग्नि 5 मिसाइल को जल्द से जल्द तैनात करना चाहते हैं। 3 से 4 महीनों में हो सकती है तैनाती, साबित हो सकती है गेम चेंजर। अग्नि 5 एक बार तैनात हो गई तो यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अभी इसके प्री इंडक्शन ट्रायल्स चल रहे हैं, जिसके बाद इन्हें रणनीतिक तौर पर अहम जगहों पर तैनात किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इसे अगले 3 से 4 महीनों में तैनात कर लिया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को तेज कर दिया है। पिछले 3 महीनों में ही भारत ने 30 कामयाब मिशनों को लॉन्च किया है। 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जा सकती है। अग्नि 5 कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी मारक क्षमता के दायरे में पूरा चीन आता है। यानी अगर भारत ने अग्नि 5 का इस्तेमाल किया तो चीन के किसी भी इलाके को टारगेट किया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस मिसाइल से पेइचिंग, शंघाई, गुआंगझाऊ और हांगकांग जैसे शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। चीन के ये शहर राजनीतिक और औद्योगिक नजरिए से बेहद खास हैं और अग्नि 5 समेत भारत की मिसालों अगर लद्दाख या गुवाहाटी से पूर्वोत्तर इलाके से दागी गई तो ये पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। अग्नि 5 की ही बात करें तो इसका पहला टेस्ट 2012 में किया गया था और पूरी अग्नि सीरीज में यह सबसे आधुनिक हथियार है, जिसमें नेविगेशन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और परमाणु हथियार ले जाने की इसकी क्षमता दूसरी मिसाइल प्रणालियों से कहीं ज्यादा बेहतर है। इस समय अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और नॉर्थ कोरिया के पास ही इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के साथ टकराव के बीच सेना के लिए इजराइल से आएगा ये हथियार। चीनी सेना की हर हरकत होगी रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, साल 2021 की शुरुआत हो चुकी है और 9 दिन भी गुजर गए हैं, लेकिन पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थितियां जस की तस बनी हुई है। चीन पीछे नहीं हट रहा है और अब इस टकराव को 8 माह हो चुके हैं। यह पहला मौका है जब चीन के साथ स्थितियां इतने लंबे समय तक गंभीर बनी हुई है। एलएसी पर स्थितियों के बीच ही रक्षा मंत्रालय ने उस सामानों की लिस्ट तैयार कर ली है जिन्हें साल 2021 में सेनाओं के लिए खरीदा जाएगा। रक्षा मंत्रालय इस वर्ष सेना को C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेकर तेजस MK1 तक से लैस करने की तैयारी कर चुका है। इसके अलावा इजराइल से हेरॉन ड्रोन के अपग्रेडेड वर्जन को भी खरीदा जाएगा। इस साल मिलेगा हेरॉन ड्रोन। इजराइल के साथ हेरॉन ड्रोन के अपग्रेडेड वर्जन की खरीद अपने अंतिम चरण में है। साल 2021 की पहली तिमाही में इसके साइन होने की संभावना है। चीन की तरफ से पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत ने सितंबर माह में इजराइल के बने हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड करने के लिए अनुरोध किया था। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ जारी टकराव के बाद अब भारत की सेनाओं का ध्यान उनके पास मौजूद ड्रोन पर गया। सूत्रों की माने तो भारत के पास इस समय चीन के पास मौजूद ड्रोन टेक्नोलॉजी और सर्विलांस ड्रोन क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। भारत ने इजराइल से अनुरोध किया है कि वह हेरॉन मीडियम रेंज वाले ड्रोन को अपग्रेड कर दें। हेरॉन का प्रयोग इस समय सेनाएं कर रही हैं। इसकी सर्विलांस क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत ने कम्युनिकेशन लिंक्स को अपग्रेड करने के लिए कहा है। क्यों जरूरी है अपग्रेडेशन? वर्तमान समय में हेरॉन ड्रोन को सैटेलाइट से लिंक करना थोड़ा मुश्किल है। अपग्रेडेशन के दौरान हेरॉन को सैटेलाइट पैकेज के साथ फिट किया जाएगा ताकि ड्रोन सैटेलाइट के साथ संपर्क कायम कर जानकारी को रियल टाइम बेसिस पर भेज सकेगा। इस अपग्रेड होने के बाद हेरॉन बिना किसी रुकावट या फिर संपर्क खोने के डर के बिना सर्विलांस को अंजाम दे सकेगा। हेरॉन अपग्रेड प्रोग्राम को पिछले वर्ष रक्षा मंत्रालय की तरफ से अनुमति दी जा चुकी है। भारत की तरफ से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से सेना के लिए ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। तीनों सेनाएं इस नतीजे पर पहुंची कि भारत को एक ऐसे ड्रोन को अपनाना चाहिए जो पूरी तरह से हथियारों से लैस हो। हेरॉन ड्रोन को इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। इस ड्रोन को उन हथियारों से फिट किया जा सकता है जो जमीन पर आसानी से टारगेट को तबाह कर सकते हैं। अगले
अगर इसे दिल्ली से लॉन्च किया जाए तो सिर्फ 30 मिनट के अंदर बॉर्डर पर दुश्मनों का पता लगा सकता है। इसके सेंसर्स इतने तेज हैं कि 30,000 फीट की ऊंचाई से भी यह दुश्मनों की जानकारी आसानी से मिल सकती है। इजराइल ने फरवरी 2015 में बेंगलुरु के एरो इंडिया शो में पहली बार हेरॉन टीपी ड्रोन का प्रदर्शन किया था। 11 सितंबर 2015 को रक्षा मंत्रालय ने $400 मिलियन में 10 हेरॉन ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी। साल 2016 में जब भारत MTCR का सदस्य बना तो इस ड्रोन की खरीद का रास्ता भी खुल गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शाहनवाज हुसैन बोले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी पर ही भरोसा, बंगाल में भी जीत तय। जी हां दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भरोसे का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए परिषद के चुनावों में यह भरोसा साफ दिखा। अटल जी ने जमहूरियत को लेकर जो नारा दिया था उसे जमीनी हकीकत बनाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कश्मीर और हैदराबाद तो झांकी है, पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। शाहनवाज ने बंगाल चुनाव में भी पार्टी की शानदार जीत का दावा किया। कहा कि बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार 5 साल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। कहा कि मोदी सरकार द्वारा कोरोना काल में किए गए शानदार काम का असर जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों पर पड़ा। अब हमें कश्मीरियों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। कश्मीर में अनुच्छेद 370 नहीं, अब विकास मुद्दा है। कश्मीर को लेकर उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंप दी है। आरोप लगाया कि कभी माप माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी आज गोली बम बारूद की बात कर रही हैं। किसान आंदोलन से जुड़े सवाल पर आरोप लगाया कि कांग्रेस और लाल झंडा वाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं। सरकार वादा कर चुकी है कि ना तो मंडी खत्म होगी और ना ही MSP। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर बुलाई गई यह बैठक सोमवार शाम 4 बजे होगी। कोरोना के मामले आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कई दौर की बैठक की है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन आम लोगों को अगले सप्ताह मिलनी शुरू हो सकती है। देश भर में इसके लिए 2 दौर का ड्राई रन किया जा चुका है। आज ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ प्राथमिकता वाले लोगों के टीकाकरण के बाद जल्द ही पूरी आबादी के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। चेन्नई में राजीव गांधी राजकीय अस्पताल में कोविड-19 टीकाकरण पूर्वाभ्यास की समीक्षा करने के बाद हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र ने टीकाकरण के संभावित लाभार्थियों का पता लगाने के लिए नए कोविड-19 मंच की शुरुआत की है और साथ ही उन्हें इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र भी जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने यथासंभव कम समय में टीका विकसित करने में बहुत ही बढ़िया काम किया है और मौजूदा समय में 2 टीकों को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। दवा नियामक DGCI ने 3 जनवरी को देश में सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी दी थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण की तैयारी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टीकाकरण पर विशेषज्ञ समिति गठित करने के बाद 4-5 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। हमने हर पहलू पर बारीकी से काम किया और जमीन पर काम करने वालों तक सूचना का आदान प्रदान किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में भाजपा शुरू करेगी एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान, नड्डा करेंगे उद्घाटन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को तेजी देने का काम कर रही है। पार्टी ने राज्य में एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शनिवार को बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले में इस अभियान का उद्घाटन करेंगे। जिसके बाद वह एक किसान परिवार के यहां भोजन भी करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कार्यक्रम के अनुसार नड्डा एक दिवसीय दौरे पर शनिवार सुबह 11 बजे बर्धमान पहुंचेंगे। इस दौरान वह एक रोड शो करेंगे और पार्टी की कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे। बलूनी ने बताया कि बर्धमान पहुंचने के बाद नड्डा सबसे पहले पूर्वी बर्धमान के कटवा के पास प्रसिद्ध श्री राधा गोविंद मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बलूनी ने बताया कि इसके बाद जिले के ही जगदानंदपुरम गांव में एक कृषक सुरक्षा ग्राम सभा को संबोधित कर राज्य भर में भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित की जाने वाली 40,000 सभाओं की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा, इसके पश्चात वे जगदानंदपुर गांव में घर घर जाकर एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत करेंगे। वे पूरा दिन बर्धमान जिले में किसानों के साथ ही बिताएंगे। भाजपा नेता ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 2021 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी राज्य के 73 लाख किसानों के घर घर पहुंचेगी। उन्होंने कहा, एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान भाजपा के लिए किसानों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। नड्डा जगदानंदपुर गांव में ही एक किसान परिवार के घर दोपहर का भोजन करेंगे। नड्डा बर्धमान क्लॉक टावर से लॉर्ड कर्जन गेट तक एक रोड शो करेंगे। पार्टी की चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। नड्डा का यह कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले 4 महीने से अधिक समय से जारी है।
तय कार्यक्रम के मुताबिक जेपी नड्डा वर्धमान में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे और उसके बाद पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक पर विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ज्ञात हो, इसी साल के मध्य में पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव होने हैं। पार्टी ने वहां की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लोकसभा चुनाव में राज्य की 18 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भाजपा का उत्साह और बढ़ा हुआ है। राज्य में चुनाव अभियान की धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हर महीने राज्य का दौरा करने वाले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर के केंद्र श्रीनगर में फहरा सकता है भाजपा का भगवा ध्वज। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव में भाजपा के कश्मीर में 140 में से 3 पार्षद और जम्मू में 140 में से 72 पार्षद जीते। श्रीनगर ग्रामीण जिला विकास परिषद की 3 सीटों में से वह एक जीत सकी, परंतु वह जोड़ तोड़ से बहुमत हासिल करके उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ पार्षद अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद स्थानीय बिजनेसमैन व पीडीपी बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी द्वारा गठित अपनी पार्टी में शामिल हो गए। पीडीपी नेका और अपनी पार्टी ने 3-3 सीटें जीती हैं। किसी के पास बहुमत नहीं है। भाजपा 4 आजाद पार्षदों को अपने में लाने की कोशिश कर रही है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व श्रीनगर की जिला विकास परिषद पर वर्चस्व जमाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहा है, क्योंकि अगर भाजपा अपनी पार्टी की सहायता से घाटी के दिल श्रीनगर में ऐसा चमत्कार कर पाई तो यह भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। भाजपा ने अन्य राज्यों में अल्पमत को बहुमत में बदलने की कला में दक्षता प्राप्त कर ली है और अब इस कला का प्रदर्शन घाटी में भी किया जाएगा। एक रोचक घटनाक्रम में भाजपा ने हाल ही में जुनैद अजीम मट्टू का अपनी पार्टी में दल बदल करवाकर अप्रत्यक्ष ढंग से नगर निगम पर कब्जा जमा लिया है। मट्टू सज्जाद लोन के नेतृत्व वाली पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। वह 2013 में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के साथ छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए थे और चुनाव जीतने के बाद वह अपनी पार्टी में चले आए। अल्ताफ बुखारी और जुनैद मट्टू ने श्रीनगर को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का प्रयास करने की घोषणा की है। यदि यह गठबंधन चला गया तो भगवा झंडा श्रीनगर ग्रामीण में फहरा सकता है, जबकि श्रीनगर शहर पहले ही भाजपा के मित्र दल के कब्जे में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत के पक्ष में खुलकर आया फ्रांस। जी हां दोस्तों, फ्रांस ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का खुलकर समर्थन किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बॉन ने गुरुवार को कहा कि फ्रांस ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा से भारत का साथ दिया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन को भी प्रक्रियागत खेल नहीं खेलने दिया। भारत और फ्रांस के बीच वार्षिक रणनीतिक वार्ता के लिए आए फ्रांसीसी राजनयिक बॉन ने कहा, जब चीन नियमों को तोड़ता है तो हमें इसके खिलाफ मजबूती और स्पष्टता के साथ आना होगा। हिंद महासागर में हमारी नौसेना की मौजूदगी का यही मकसद है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से आयोजित कराए गए वेबिनार में इमैनुअल बॉन ने ये बातें कही। बॉन ने कहा कि फ्रांस क्वाड समूह के भी करीब है। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। बॉन ने कहा कि भविष्य में वो इस समूह के साथ एक नौसैन्य अभ्यास भी कर सकता है। ताइवान स्ट्रेट में फ्रांस की नौसेना की पेट्रोलिंग को लेकर बॉन ने कहा कि ये किसी को उकसाने के लिए नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कराने के लिए मौजूद है। बॉन ने कहा, हमें किसी टकराव की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हालांकि मैं ये भी समझता हूं कि ये बात दिल्ली की तुलना में फ्रांस में बैठकर कहना ज़्यादा आसान है। भारत एक तरफ हिमालय में परेशानियों का सामना कर रहा है और दूसरी तरफ सीमा पर पाकिस्तान है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार ने कहा, भारत के लिए सीधे खतरों को लेकर हमारा रुख हमेशा से बिल्कुल स्पष्ट रहा है। कश्मीर मुद्दे पर हमने सुरक्षा परिषद में भारत का हर बार समर्थन किया और हमने चीन को किसी भी तरह का खेल नहीं खेलने दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी संसद परिसर में बवाल पर ट्रंप बोले, हिंसा में शामिल लोग अमेरिकी नहीं, इस हरकत से मैं भी नाराज। जी हां दोस्तों, अमेरिका के कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि सभी अमेरिकियों की तरह वो इस भी हिंसा से नाराज हैं। उन्होंने आगे कहा, जो हिंसा में शामिल थे वे अमेरिकी नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप बोले, सभी अमेरिकियों की तरह मैं भी हिंसा, अराजकता और हाथापाई से नाराज हूं। मैंने इमारत को सुरक्षित करने और घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए तुरंत राष्ट्रीय रक्षक और संघीय कानून प्रवर्तन को तैनात किया। अमेरिका हमेशा कानून और व्यवस्था का राष्ट्र होना चाहिए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस कैपिटल पर धावा बोलने वाले दंगाइयों की बृहस्पतिवार को निंदा करते हुए उन्हें घरेलू आतंकवादी करार दिया। उन्होंने देश की राजधानी को हिलाकर रख देने वाली हिंसा की इस घटना के लिए निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि मंत्री का बड़ा बयान, कानून वापस लेने के अलावा किसी प्रस्ताव पर विचार को तैयार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच होने वाली महत्वपूर्ण वार्ता से एक दिन पहले
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। हालांकि किसानों की केंद्र सरकार से एक मुख्य मांग नए कृषि कानूनों को वापस लेने की है। आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता का सरकार की ओर से खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ नेतृत्व कर रहे तोमर ने कहा, वह अभी नहीं कह सकते हैं कि 8 जनवरी को विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे 40 प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के नेताओं के साथ होने वाली बैठक का क्या नतीजा निकलेगा। मंत्री ने पंजाब के नानकसर गुरुद्वारा के प्रमुख बाबा लखा को गतिरोध खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव देने की बात से भी इनकार किया। वह राज्य के एक जाने माने धार्मिक नेता हैं। शुक्रवार की बैठक के संभावित नतीजों के बारे में पूछे जाने पर तोमर ने संवाददाताओं से कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। असल में यह इस बात पर निर्भर करता है कि बैठक में चर्चा के लिए क्या मुद्दा उठता है। सरकार के साथ वार्ता से पहले बृहस्पतिवार को हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली की सीमाओं से लगे अपने प्रदर्शन स्थल सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर तथा हरियाणा के रेवासन से ट्रैक्टर मार्च निकाला। बता दें, प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने कहा कि 26 जनवरी को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले ट्रैक्टरों की प्रस्तावित परेड से पहले यह महज एक रिहर्सल है। केंद्र और आंदोलन कर रहे 40 किसान संगठनों के नेताओं के बीच अब तक हुई 7 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। हालांकि 30 दिसंबर की बैठक में कुछ सफलता हाथ लगी थी, जब सरकार ने बिजली सब्सिडी और पराली जलाने के संबंध में आंदोलनकारी किसानों की 2 मांगें मान ली थी। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने नानकसर गुरुद्वारा प्रमुख के साथ एक प्रस्ताव पर बातचीत की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 3 समितियों की अध्यक्षता करेगा भारत। जी हां दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 3 प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा। इसमें तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद रोधी समिति 2022 और लीबिया प्रतिबंध समिति शामिल रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यह जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि तालिबान प्रतिबंध समिति हमेशा से भारत के लिए प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा, विकास और प्रगति की बहाली की प्रतिबद्धता के लिए तालिबान प्रतिबंध समिति भारत की शीर्ष प्राथमिकता में रहेगी। टीएस तिरुमूर्ति ने बताया कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की भी अध्यक्षता करेगा। इस समिति की अध्यक्षता करना भारत के लिए बेहद अहम है। भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाता रहा है, विशेषकर सीमा पार से आतंकवाद के पीड़ितों में से भी एक है। हाल ही में भारत ने यूएनएससी में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल का शुभारंभ किया है। इसके दौरान भारत का तिरंगा न्यूयॉर्क सिटी के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस हफ्ते से फहराने लगा है। इस अवसर पर टीएस तिरुमूर्ति ने कहा था कि यह मेरे देश के लिए और मेरे प्रतिनिधिमंडल के लिए गर्व का क्षण है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रांस ने कश्मीर मुद्दे पर किया भारत का समर्थन, कहा चीन को नहीं खेलने दिया कोई खेल। जी हां दोस्तों, फ्रांस ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत को खुले शब्दों में समर्थन किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के सलाहकार का कहना है कि कश्मीर मुद्दे पर भारत का फ्रांस समर्थन करता रहा है और उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन को कोई प्रक्रियागत खेल खेलने नहीं दिया। इससे पहले अमेरिका भी चीन और कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन कर चुका है। फ्रांस और भारत के बीच रणनीतिक वार्षिक संवाद के लिए भारत के दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने कहा, चीन जब नियम तोड़ता है तो हमें बेहद मजबूत और बेहद स्पष्ट होना होगा। हिंद महासागर में हमारी नौसेना की मौजूदगी का मकसद यही है। क्वाड के करीब है फ्रांस। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित फ्रांस और भारत स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत के साझेदार विषय पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि फ्रांस क्वाड अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का समूह के करीब है और भविष्य में उनके साथ कुछ नौसैनिक अभ्यास भी कर सकता है। फ्रांसीसी नौसेना के ताइवान में गश्त करने वाली एकमात्र यूरोपीय नौसेना होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उकसावे के तौर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर डालने के लिए है। बोन ने कहा, हमें टकराव और नहीं बढ़ना है और मैं समझता हूं कि दिल्ली के मुकाबले पेरिस से यह कहना कहीं ज्यादा आसान है, वह भी तब जब हिमालय क्षेत्र में आपकी यहां समस्या है और आपकी सीमा पाकिस्तान से लगी हो। उन्होंने कहा, भारत के समक्ष प्रत्यक्ष खतरे को लेकर हम हमेशा बहुत स्पष्ट रहे हैं, चाहे वह कश्मीर ही क्यों ना हो। हम सुरक्षा परिषद में भारत के प्रबल समर्थक रहे हैं। हमने चीन को किसी भी तरह का प्रक्रियात्मक खेल खेलने नहीं दिया। जब बात हिमालय के क्षेत्रों की आती है तो आप हमारे बयानों की जांच कर ले। हम पूरी तरह से स्पष्ट रहे हैं। हम सार्वजनिक रूप से क्या कहते हैं उसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ अपनी बातचीत के बारे में बोन ने कहा कि रणनीतिक अफसरों के साथ साथ द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सैन्य सहयोग और हिंद महासागर के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
तीन ओर से ड्रैगन को घेर रहा भारत, लगातार घटा चाइना का एफडीआई। जी हां दोस्तों, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार चीन को भारत से विवाद भारी पड़ रहा है। चीन से सीमा विवाद शुरू होने के बाद से भारत लगातार उसे झटके पर झटके दे रहा है। भारत ने ड्रैगन को कई मोर्चों पर एक साथ घेरने में काफी हद तक सफलता पाई है। सामरिक क्षेत्र हो या व्यापार, भारत के आगे चीन को मुंह की खानी पड़ रही है। भारत जैसे दुनिया के बड़े बाजार में चीन की उपस्थिति लगातार कम हो रही है। वहीं चीन के बाजार में भारत का दखल लगातार बढ़ रहा है। सीमाओं से पड़ोसी पर नजर रखने के क्षेत्र में भी भारत लगातार बेहतर कर रहा है। बिना मुख्य अतिथि के मनाया जाएगा इस बार गणतंत्र दिवस समारोह। 7 दशक के इतिहास में चौथी बार होगा ऐसा। बढ़ाया निर्यात, घटाया आयात। भारत ने चीन से पिछले कुछ महीनों के अंदर काफी कम आयात किया है, जबकि उसका चीन को निर्यात बढ़ा है। चीन के हालिया डेटा के अनुसार भारत द्वारा चीन को साल 2020 के पहले 11 महीनों में किया गया निर्यात 16% बढ़ा है। इसी समय सीमा में भारत ने चीन से 13% कम आयात किया है। वर्ष दर वर्ष घटा चीन का एफडीआई। भारत से सीमा साझा करने वाले देशों या भारत में निवेश से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति या इकाई को सरकार के जरिए ही निवेश करने की शर्त के बाद लगातार चीन का निवेश घटा है। वित्त वर्ष 2019-20 में यह कम होकर 163.77 मिलियन डॉलर पर आ चुका है। वित्त वर्ष 2017-18 में यह 350 मिलियन डॉलर था। वित्त वर्ष 2018-19 में भी यह कम होकर 229 मिलियन डॉलर रहा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।